हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस बार लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आइए आज हम पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, किसी सारणी में तत्वों को व्यवस्थित ढंग से लगाना क्या कहलाता है? फलन, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर डोबेरिनर जी ने आवर्त सारणी का प्रथम प्रयास किया था 1929 में। दूसरा प्रयास न्यूलैंड जी ने किए थे। तीसरा मेंडलीव जी ने किए थे। और चौथा हेनरिक मोसले जी ने किए थे। आवर्त सारणी में त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबेरिनर जी ने। आवर्त सारणी में त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबेरिनर जी ने। आइए चलिए देखते हैं त्रिक सिद्धांत क्या है। डोबेरिनर जी ने अपने त्रिक सिद्धांत में कहा कि तीन तत्वों का त्रिक बनाकर उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी इसका कहना था कि अगर ABC कोई तत्व है, ठीक, और A का द्रव्यमान AM है, B का द्रव्यमान BM है और C का द्रव्यमान CM है, तो डोबेरिनर जी के अनुसार इन बीच वाले का जो ये बीच में BM है, इनका जो द्रव्यमान होगा वो इन दोनों के औसत के बराबर होगा। दोनों साइड वाले के औसत के बराबर होगा। कहने का मतलब AM जोड़ इस साइड का क्या हो गया AM और इस साइड का CM। औसत निकालने के लिए भाग देते कितना से? इन दोनों को योग बटे 1 2, जितना नंबर इसमें भाग लिया रहता है वो संख्या, ठीक है। तो डोबेरिनर जी का त्रिक सिद्धांत यही था कि तीन एटम को लेंगे और उसके बीच वाले एटम का परमाणु भार हमेशा इन दोनों साइड के एटम के परमाणु भार के औसत का बराबर होगा, ठीक है। मतलब BM के बराबर हमेशा ही दोनों का औसत होगा, ठीक। जैसे लिथियम का परमाणु भार हो गया 7, पर सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो डोबेराइनर जी के अनुसार इन मध्य में कौन है? सोडियम। तो Na का द्रव्यमान बराबर होगा हमेशा इस साइड में कौन है? लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम के योग के आधा, ठीक है। मतलब लिथियम का कितना था? 7, इसका कितना था? 39, पोटेशियम का बटे 2 बराबर 46 बटे 2 बराबर 23। मतलब इसका ये देखिए सोडियम के द्रव्यमान के बराबर आ गया। तो यही डोबेराइनर जी का त्रिक सिद्धांत था कि हमेशा देखिए त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर जी के अनुसार थे कि त्रिक सिद्धांत में कहा कि तीन तत्वों को त्रिक बनाकर उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए। ये बढ़ते क्रम में 7 के बाद 23, 23 के बाद 39, ठीक, रखने पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहला का और तीसरा का औसत निकालेंगे तो 2 से भाग, चूंकि 2 नंबर है 7 और 39 है, तो पहला 7 है दूसरा 39 है, तो इन दोनों का औसत दोनों का सम बटे 2 का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो दूसरा में कितना है? 23। तो ये दोनों का सम बटे 2, मतलब औसत निकालेंगे तो
7 और 39 46, 46/2 बराबर 23। तो 23 किसके बराबर है? सोडियम के। तो ये उनका त्रिक सिद्धांत है डुबेराइनर जी का। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते। देखिए अभी यही चीज बताएं, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो इस 7 और 39 के आधा कितना है? 2। तो 2, 7 और 39 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 46/2 बराबर 23। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? बीच वाले के बराबर है ना। जैसे हम ये तीनों लिए, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना है? Ca का 40, Sr का, स्ट्रोंटियम का 87। एक मिनट, चलिए स्ट्रोंटियम का क्या है? 87 और बेरियम का 137। तो 40 और 137 को दोनों काट में कितना है? एक 40 है, एक 137 है। तो इन दोनों के योग के आधा करेंगे तो कितना होगा? 88.5। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे ये कितना था? 87 था, 87 से 1.5 ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरे पूरे सही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर किया गया है 31 और जोड़ 122 का आधा किया गया है तो 76.5। तो ये भी कुछ ज्यादा हो गया, हो गया। यहाँ पर देखिए 32 और 128, तो इन दोनों का आधा किया तो 80, और 80 दो कम है। ठीक है, ये ये भी ज्यादा हो गया। तो मतलब सबसे सफल जो था ये क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, मतलब डोबेराइनर जी के द्वारा जो त्रिक सिद्धांत दिया गया था उनमें सबसे सफल क्या था? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए डोबेराइनर जी के द्वारा जो सबसे मतलब त्रिक सिद्धांत जो दिया गया था उसमें सबसे सफल क्या था? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, कम सफल कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और असफल त्रियक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अष्टक नियम दिया था? डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरिक मोसले। न्यूलैंड जी ने दिया था। ठीक है, अष्टक नियम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? केवल और केवल कैल्शियम तक। और क्यों लागू होता है ये भी चीज हम देखेंगे। आइए यहाँ देखिए, अष्टक नियम न्यूलैंड जी का कहना था एक गाना की सार सा रे गा मा पा धा नी। अब फिर सा आएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा आएगा ना फिर सा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 8। मतलब यहाँ से यहाँ आएगा और हर आठवां तत्व फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर यहाँ से आठवां तत्व रिपीट होगा। मतलब उनका जो, जैसे में यहाँ से हम गए फिर आए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब आठवां तत्व रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के बाद कितना? आठवां तत्व। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया? अष्टक। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसीलिए ने अष्टक नियम इसका दिया। तो निम्नलिखित में किसने अष्टक नियम दिया? न्यूलैंड जी ने। ये
और अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। क्यों हुआ? आगे देखेंगे। पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूलैंड के समय आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या क्या थी? 56 थी। ठीक है। न्यूलैंड के समय आवर्त सारणी में सबसे प्रथम तत्व है क्या था? हाइड्रोजन। आज भी हाइड्रोजन है। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में सबसे अंतिम तत्व थोरियम था। ठीक है। नेक्स्ट आइए। आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। एक मिनट। चलो, डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरिक मोसले। मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक के ने तत्वों को आवर्त और समूह में विभाजित किया? डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरिक मोसले। तो मेंडलीव ने। ठीक है। देखिए, मेंडलीव ही ने सबसे पहले, चलिए, मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी में आवर्त और समूह दिए थे। ठीक है। क्या आवर्त होता है, क्या समूह होता है, हम सारी बात की चर्चा करेंगे आगे। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व कितनी थी? 63। ठीक है। मतलब न्यूलैंड के समय में 56 और मेंडलीव के समय में 63। ठीक है। आइए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग तथा क्षैतिज रेखा को आवर्त नाम दिया था। जैसे इस लाइन को उन्होंने ये ये वाले लाइन, ठीक है, ये वाले को आवर्त कहा था। इन लाइन को क्या कहा था? आवर्त। ये आवर्त हो, ठीक है, ये आवर्त, ये आवर्त। और इस वाले लाइन को वर्ग कहते हैं। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। ठीक है। तो वही देखो, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन को वर्ग, उस समय कितना लाइन था? 8। मेंडलीव के समय कुल ऊर्ध्वाधर लाइन 8 तथा क्षैतिज रेखा 7 को आवर्त नाम दिया। क्षैतिज रेखा का क्या नाम दिया? आवर्त। मतलब इसको आवर्त और इसको वर्ग। ठीक है। चलिए, आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। देखिए, इनका कहना है, मेंडलीव जी का, कि इस नियम के अनुसार, ठीक, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल हुआ। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मेंडलीव जी का कहना था कि ये सारे, मेंडलीव जी ने सबसे पहले इन सारे जो तत्व है उन तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। ठीक है। उन्होंने कहा था कि
आप इधर जाइए चाहे नीचे आइए, ठीक है, हमेशा परमाणु भार जो होगा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक, एक के बाद छः, छः के बाद एक के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद 10, ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे जाइए चाहे नीचे आइए चाहे दाहिने जाइए, ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर ये जैसे लिथियम हुआ चाहे हाइड्रोजन, लिथियम हुआ, ठीक है, तो यहाँ के बाद जब अष्टक पूरा यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ फिर आएगा 8, तो ये लिथियम और सोडियम के जो भी गुण होंगे, चाहे पोटेशियम, मतलब इन वाले रो के, इन वाले लाइन के जो भी गुण होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होगा। अगर इसका संयोजकता एक तो इसका भी एक, मतलब जो भी गुण, ठीक है, ये जो मेटल ये हो गए जैसे एल्काइल मेटल है ना, तो ये सारे के गुण क्या होंगे, समान, ठीक है। लेकिन इन्होंने इन चीज को, मतलब इन जो तत्व है उनको परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, ठीक है। अब आइए, इसने भविष्य के लिए कुछ खाली स्थान छोड़े थे। देखिए, इन्होंने यहाँ पे देखिए, ये भविष्य के लिए उन्होंने क्या किए थे, स्थान छोड़े थे। ये सब स्थान भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उसके लिए क्या किए थे, स्थान छोड़े हुए थे। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी के पिता। इसीलिए इनको कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आवर्त और समूह का, मतलब वर्ग का नाम दिया था, ग्रुप का। दूसरी बात, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान छोड़े भविष्य के तत्व के लिए कि कोई तत्व खोजे जाएंगे तो रखा जाएगा, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है, यूरियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पूछ लेगा मेंडलीव के सारणी में, क्या आवर्त सारणी में प्रथम तत्व कौन है, था हाइड्रोजन, अंतिम तत्व यूरेनियम और सेकेंड अंतिम तत्व थोरियम, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रथम तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व यूरेनियम और सेकेंड लास्ट थोरियम, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है, यूरेनियम। मेंडलीव ने एका बोरॉन के स्थान पर किस तत्व को रखा, देखिए, मेंडलीव ने कुछ स्थान छोड़े थे तो इन स्थानों का कोई कोई नाम दिए थे, ठीक है। तो उनमें एक नाम था एका बोरॉन, तो एका बोरॉन के स्थान पर एक नया तत्व को रखा था जिसका नाम है स्कैंडियम, ठीक है, Sc। मेंडलीव ने एक एका सिलिकॉन के स्थान पर किस तत्व को रखा था, तो एका सिलिकॉन जो जगह, देखिए ये जगह का नाम है, एका बोरॉन क्या है, जगह का नाम, मतलब जो जगह उन्होंने छोड़ा था आवर्त सारणी में उन जगह का नाम था एक एका बोरॉन। तो एका बोरॉन के जगह जो खाली था उसके जगह पर कौन रखा था, स्कैंडियम रखा था, ठीक है। मेंडलीव ने एका सिलिकॉन के स्थान पर किस तत्व को रखा, एका जो सिलिकॉन जगह था उस जगह पर रखा था गैलियम का, किसको रखा था, गैलियम का। और गैलियम के हो सके पूछते कि परमाणु संख्या कितना है, तो 31 है, गैलियम के परमाणु संख्या 31, जर्मेनियम का 32 होता है, ठीक है, स्कैंडियम का 21,
तब मेंडलीव ने एका बोरॉन जो स्थान छोड़े थे उसमें कुछ तत्व को रखा था। स्कैंडियम का 21 है इसका परमाणु संख्या, और एका सिलिकॉन के स्थान पर किस तत्व को रखा था? गैलियम को। एका एल्युमिनियम के स्थान पर किस तत्व को रखा था? जर्मेनियम को। जी ठीक है। चलिए, मेंडलीव के कुछ दोष। इन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में रखा था। मेंडलीव जो जी थे, उन्होंने अपने आवर्त सारणी में सबको क्या है, बढ़ते हुए परमाणु भार में रखे थे। ठीक है, देखिए सब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सब बढ़ रहा है। मतलब 1 से कितना हो गया? 6.9, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, 11, फिर हो गया 12, फिर 14। ये बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यही है इनके दोष में। देखिए, इन्होंने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को बढ़ते परमाणु में रखा था, जबकि कुछ जगहों पर एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु भार निश्चित नहीं था, अर्थात घट रहा था। देखिए, मेंडलीव जी का कहना था कि ये जो तत्व है, ये हमने किस क्रम में सजाया है? इन तत्व के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया। यहाँ ठीक है, 19 के बाद 23 बढ़ रहा है, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 39, 40, 47, 50, 52, ये सारा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इनका एक दोष था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा था कि बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 58.9 है ना, और यहाँ पर 58.7 है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, घट गया। तो ये इनका क्या था, दोष था। ठीक, जैसे तो ये इनका सबसे बड़ा दोष था कि इन्होंने कहा था कि हमने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा दोष था, यहाँ पे घट गया था। ठीक है, कुछ तत्व के समस्थानिक की खोज हुई, जबकि इन्होंने सारणी में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। मतलब समस्थानिक सबसे पहले होता क्या है उसके बात कर लेते हैं। तो देखिए, समस्थानिक किसी तत्व के समस्थानिक प्रत्येक परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न परमाणु भार। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका प्रत्येक परमाणु जो होगा, परमाणु क्रमांक वो बराबर होता है। ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में। जैसे ही मान लीजिए कोई तत्व है, ठीक, तो इसके जो नाभिक है, इसको नाभिक कहते हैं। तो ये नाभिक जो हुए, इसके बीच में क्या होंगे, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। और ये बाहर जो कक्षा है, ये जो इस पर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समस्थानिक में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक प्रत्येक परमाणु में समान परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं मतलब, और भिन्न भिन्न परमाणु भार, मतलब उनका भार अलग अलग हुआ। जैसे हाइड्रोजन के, तो देखिए
आप जान अति परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन, ठीक है, जेड बराबर परमाणु क्रमांक को हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक को हम कथी से सूचित करते हैं, जेड से। तब परमाणु क्रमांक बराबर पी, पी मतलब प्रोटॉन। अब परमाणु भार बराबर ए, जिसको हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला होता है पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो, तो ये हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, ठीक, और ये है परमाणु भार। तो यहाँ पे क्रमांक 1 है और भार कितना हो गया 2। ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक 1 है और भार कितना हो गया 3। तब भार बदल रहा है, हाइड्रोजन ये भार है, ठीक है, तो ये 1 से कितना हो गया 2, 2 से 3, तो ये इसका परमाणु भार हो गया, भार बदल रहा है लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा है, E1 का 1 है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया 0 और प्रोटॉन 1। देखिए भार अगर 1 है तो, और हम जानते हैं जेड बराबर पी है, और जेड बराबर पी, तो पी का मान 1 है, तो ये क्या होगा न्यूट्रॉन 0 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी होगा 1 होगा, तब तो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन मिलके 2 होगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है न्यूट्रॉन और भार 3 है, तो मतलब हमको निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा ए माइनस पी, तो ए का मान 3 है और पी का मान 1 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का मान 2 है और पी का मान 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 होगा। तो यहाँ और यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। देखिए न्यूट्रॉन निकालने का सीधा परमाणु भार में से प्रोटॉन को घटा दीजिए, मतलब 2 में से 1 को घटाइए, 1 में से 1 को घटाइए, 3 में से, यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, तो ये न्यूट्रॉन 0 हो गया। और इसको प्रोटॉन, नीचे वाले को प्रोटॉन भी कहते हैं और परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो इसमें P बराबर 1 है, ठीक है, और इसमें P बराबर 1, इसमें भी P बराबर 1, और हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तब परमाणु भार 1 में से 1 घटा दीजिए 0, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, और 3 में से 1 घटा दीजिए 2। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो यही है समस्थानिक किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु में समान परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक सबका समान था और अलग अलग क्या था परमाणु भार था, ठीक है। कुछ समय तत्वों के समस्थानिक की खोज इन इलेक्ट्रॉन सारणी में कोई जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने मेंडलीव जी ने मतलब इन जैसे समस्थानिक का सबसे उस समय समस्थानिक का खोज नहीं हुआ था, तो मेंडलीव जी ने इस समस्थानी के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं छोड़े। यही इनका सबसे बड़ा क्या था दोष था। तो इनका जो कुछ दोष है वो क्या था, इन्होंने परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा था, और बढ़ते क्रम में रखा था, पर एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु भार निश्चित नहीं था। तो यहाँ पर जैसे देखे कि यहाँ कोबाल्ट का है 58 छोटा पड़ जाता था और निकिल का बड़ा हो जाता था, और सॉरी कोबाल्ट का बड़ा हो जाता था और निकिल का छोटा हो जाता था, पता है 58.9 बड़ा है और 58.7 बड़ा है। तो इनका सबसे बड़ा दोष था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा दोष था कि कुछ तत्वों के समस्थानी की खोज इन्होंने अपने आवर्त सारणी में समस्थानी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, ठीक है, और इसीलिए और तो कुछ समय के बाद जब समस्थानी की खोज हुई तो इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, तो ये भी इनका क्या था सबसे बड़ा दोष था, मतलब आवर्त सारणी का दोष था, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।